गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके सामने जो MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, NLC नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और डिफरेंट स्टेट में माइनिंग इंस्पेक्टर की जो एग्जाम होने वाली है उसके कंटेंट्स को उसके सिलेबस को आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि विगत वर्ष के इन एग्जामों में जो क्वेश्चंस पेपर आई है उनके कलेक्शंस आपके सामने रखूंगा, जो स्क्रीन शेयर करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जो कलेक्शन है चैप्टर वाइज कलेक्शन है, जिसमें सबसे पहला जो माइनिंग सरदार के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है या काम जो उनसे ली जाती है उस पर फोकस करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो काम है वो शॉर्ट फायरिंग का है। क्योंकि जब भी आप डिपुट किए जाएंगे किसी भी माइंस में एज ए शॉर्ट फायरर डिपुट किए जाएंगे तो आपको शॉर्ट फायरर की जो कंटेंट है जो आपसे काम ली जाएंगी उसी पर बेस्ड सिलेबस होगी शॉर्ट फायरिंग, जिसके तहत हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे या MCL के सिलेबस में मैं अभी शेयर करने वाला हूं शॉर्ट फायरिंग, जिसको हम लोग जो है और करके कहेंगे एक्सप्लोसिव डिटोनेटर, जिसमें मैं शामिल करूंगा विनिंग ऑफ कोल, विनिंग ऑफ कोल, जिसमें कटिंग, क्योंकि अब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है, आ चुकी है, जिसको मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कटिंग, शॉर्ट फायरिंग को अवॉइड की जा रही है, जिससे कि वाइब्रेशन ज्यादा होता है, नॉइस ज्यादा होती है, डस्ट ज्यादा जनरेट होता है। तो यहां पर कटिंग प्रोसेस को लाई जा रही है इको फ्रेंडली माइनिंग कराने के लिए, तो कटिंग इंक्लूड रहेगी। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर मैं जिसको सिलेक्ट किया हूं, इसके तहत फिर दूसरी चैप्टर हम अभी सिलेबस में चर्चा करेंगे। तो यहां पर जो आपके सामने दिखाई दे रही है जो आपका बेस होगा, बेस चैप्टर कहलाएगा। उसके बाद जो माइनिंग सरदार की ड्यूटी आती है उसमें दूसरी चीज है, क्या चीज, सपोर्ट का। तो ये दूसरा चैप्टर मैं आपके सामने रखूंगा, ये सपोर्ट चैप्टर, जो डिफरेंट सब्सिडरी के एग्जाम में सपोर्ट चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं या DGMS के एग्जाम में जो सपोर्ट चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं उनका कलेक्शन मैं रख चुका हूं। वो कलेक्शन का मैं स्क्रीन के साथ शेयर करते जाऊंगा और वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बोर्ड में आकर के उसके रिलेटेड जितने भी और सब कंटेंट होंगे उनको भी डील करता हुआ आगे बढ़ूंगा फ्रेंड। तो ये दूसरी चैप्टर जो है सब सपोर्ट की रहती है। फिर जो है पार्शियल काम रहता है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें MCL की जो वैकेंसी निकली है, जिसमें जूनियर ओवरमैन की पोस्ट है, जिसमें उनको काम एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अलावा दी जाती है, जो कि वो है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में हम लोग ये जो तीसरी जो ट्रांसपोर्ट की जो चैप्टर रहेगी, इसमें हम लोग माइनिंग सरदार वालों को भी पढ़ना है और लेकिन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरमैन की रहती है, जिसके तहत हम लोग ये तीन जो बेसिक चैप्टर हैं इनको कलेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। उसके बाद अदर चैप्टर जो अपन सिलेबस में देखने वाले हैं उसके तहत जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स, उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बोर्ड में आ करके बताते जाऊंगा। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नए कैंडिडेट हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, साथ ही जो है अपने फ्रेंड के पास शेयर करते हुए उनको भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। और हमारे वीडियो को पूरा देखिए, आराम से देखिए,
कॉपी में नोट्स बनाते हुए लिख लिख करके उसकी प्रिपरेशन कीजिए। आप डेफिनेट है कि आप अपने एग्जाम में अपनी सीट पास करके बुक कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब आते हैं स्क्रीन शेयर पर। तो ये देखिए, मैं ये इस तरह का इंडेक्स तैयार करता जाऊंगा जो आपके सामने दिखाई दे रही है। ये जो स्क्रीन के तहत उसमें MCL MS 2023 का टारगेट है आपको, और इसमें जो है MCL के अलावा NCL भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, NLC भी इंक्लूड कर दिया जाए। तो सिलेबस में पहला जो पॉइंट मैं एक इंडेक्स के तौर पर रखा हूं, एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग, शॉर्ट फायरिंग, कटिंग। अब इसके क्वेश्चंस अपन कलेक्ट करेंगे और मैं थोड़ा सिलेबस की चर्चा कर लेता हूं। जो सिलेबस है MCL महानदी कोलफील्ड का, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। डिटेक्शन, मेरे कर्सर के साथ आप अपनी आई को घुमाने का प्रयास कीजिएगा। डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ इन्फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक गैसेस इन माइंस। इस चैप्टर की हम लोग शॉर्ट फायरिंग चैप्टर के बाद चर्चा करेंगे। डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ इन्फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक गैसेस इन माइन। माइंस में जो हम लोग का इन्फ्लेमेबल गैस, मीथेन गैस इट्सेट्रा जो निकलते हैं, या टॉक्सिक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड इट्सेट्रा जो गैसेस निकलते हैं, उनको हम पता कैसे करते हैं और उनको रिमूव कैसे करते हैं, ये चीज आपको पढ़नी है। अब दूसरी चैप्टर में देखिए, एक्सप्लोसिव एंड एसेसरीज एंड देयर यूज इन माइंस। तो यही चैप्टर मैं उठाने का प्रयास किया हूं, जिसमें कुछ मैं ऐड कर दिया हूं वर्ड को। ये जो एक्सप्लोसिव एंड एसेसरीज है, इसमें मैं ऐड कर दिया हूं शॉर्ट फायरिंग, और उसके साथ विनिंग वर्ड ऐड किया हूं, कटिंग वर्ड ऐड किया हूं। अब यहां पर एक जनरल सेफ्टी वाली जो आपकी पॉइंट दिखाई दे रही है, ये जो कर्सर आपकी दिखाई दे रही है, जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी से रिलेटेड जैसे आपकी एक्सीडेंट हो गई, सीरियस बॉडली इंजरी हो गई, रिपोर्टेबल इंजरी हो गई, या फिर इट्सेट्रा जो इसके कंटेंट्स होंगे मैं कलेक्ट करके आपके सामने रखूंगा। उसके क्वेश्चन के तहत हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब यहां देखिए, जो आपकी नेक्स्ट चैप्टर है सपोर्ट रूफ एंड साइड्स, ये मैं आपको दूसरे चैप्टर के तौर पर पढ़ाऊंगा। माइनिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तीसरे चैप्टर के तहत इसके क्वेश्चन को कलेक्ट करके बताऊंगा। माइनिंग मेथड एंड मशीनरी, ये जो है आपकी चलेगी। माइनिंग मेथड एंड मशीनरी सभी के लिए कॉमन है, सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, तो इसको मैं कलेक्ट करते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते जाऊंगा। माइनिंग मेथड है। फिर है आपके कोल माइंस रेगुलेशन 2017, इसको पढ़िए। रिलेटेड टू माइनिंग सरदार, शॉर्ट फायरर, माइन वेंटिलेशन। तो ये जो अपने को कोल माइंस रेगुलेशन जो है, उसके जो सभी पढ़ना नहीं है फ्रेंड्स, आपको उसमें से जो माइनिंग सरदार, जूनियर ओवरमैन से रिलेटेड जो स्टेच्यूट है, उसको कलेक्ट करके छांट करके पढ़ना है। तो यहां पर हम लोग रेगुलेशन पढ़ेंगे, उसके साथ जो और स्टेच्यूट है, जैसे माइंस रूल 1955, माइंस एक्ट 1952, माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 और माइंस रेस्क्यू रूल 1985। इसके साथ साथ CEAR, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010, इनके की रेगुलेशंस को ही, मुख्य कुछ रेगुलेशंस को ही, रूल को ही, एक सेक्शन को ही पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हम लोग एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को पढ़ते हुए जाएंगे। जैसा कि मैं कलेक्शन के तौर पर बताया था, डीलिंग विथ अकरेंस ऑफ फायर एंड गैस, एयर ब्लास्ट, इनंडेशन इन माइन। तो यहां पर जो डेंजर है हमारे माइंस के, वो है फायर, गैस, एयर ब्लास्ट या इनंडेशन। तो इनकी डीलिंग करना या कैसे ये उत्पन्न होते हैं, इसके संबंध में पढ़ेंगे। यूज ऑफ इक्विपमेंट लाइक मिथनोमीटर, तो कुछ इक्विपमेंट जिनका यूज आप करते ही करते हैं, उसके बारे में जानना है। तो यहां पर हम लोग जो है
मिथनोमीटर, एनीमोमीटर, मल्टी गैस डिटेक्टर एक्सेट्रा का हम लोग यूज पढ़ेंगे। यहां पर माइन गैसेस एक चैप्टर दी हुई है जिसके संबंध में हम लोग जितनी गैसेस हैं जीटी के दौरान आप पढ़े ही होंगे, लेकिन फुल हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेंगे माइन गैसेस। और हीडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर, हैंडिंग एंड ओवर एंड टेकिंग ओवर चार्ज हैंडिंग और टेकिंग ओवर के लिए भी पढ़ लेना है, उसमें आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत दी हुई है। तो ये रही सिलेबस। अब आपके सामने मैं लाता हूं क्वेश्चन का कलेक्शन। ये रही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। कुछ ऊपर नीचे हो गए होंगे, इस चैप्टर से भी बिलोंग, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना है अलग चैप्टर में उसको मैं बताने का फिर से प्रयास करूंगा। तो यहां देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग, जो प्रीवियस सॉल्व्ड क्वेश्चन दिखाई दे रही है। तो यहां पर जो आपके सामने जो क्वेश्चन 1 है वो क्या कहता है, कर्सर के साथ नजर को घुमाइए। स्ट्रिपिंग रेशियो मेनली हेल्प इन एसेसिंग। स्ट्रिपिंग रेशियो जो होती है वो किस चीज की एसेसिंग करने में काम आती है, मतलब पता करने में, एसेस यानी जांच करने में काम आती है, पता करने में काम आती है। ए नंबर क्या दिया हुआ है, बेंच प्लानिंग। बी नंबर इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। सी नंबर हॉल रोड ग्रेडियंट। डी नंबर कोल रिकवरी। ई नंबर नन ऑफ द एबव। तो यहां पर स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होती है फ्रेंड्स, आप लोग को पहले बता चुका हूं कि 1 टन कोयला रिमूव करने के लिए जितना क्यूबिक मीटर ओबी रिमूव करनी पड़ती है उसी को स्ट्रिपिंग रेशियो कहते हैं, SR कहते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर कुछ शब्द भी लिखा हूं, उसको पढ़ लेते हैं, जिसको मैं अपने आप अभी समझाने का प्रयास भी किया। रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन इन क्यूबिक मीटर फॉर प्रोडक्शन यानी रिकवरी ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कोल, यानी 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कोल। यहां पर हम लोग 1 क्यूबिक मीटर न कहें, 1 टन ऑफ कोल कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्ट्रिपिंग रेशियो इसी से बनती है, तो यहां पर हम लोग इसको करेक्ट कर देते हैं। ये जो है क्या होनी चाहिए, 1 टन मीटर नहीं होगी, तो 1 टन ऑफ कोल। देयर रेशियो इज कॉल्ड द स्ट्रिपिंग रेशियो। मैं इसको स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं, ये मैंने बड़ा कर दिया, आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। तो 1 टन ऑफ कोल, देयर रेशियो इज कॉल्ड द स्ट्रिपिंग रेशियो। तो इट इज डन बिफोर माइनिंग। इसको हम लोग माइनिंग यानी करने के पहले ही, माइन प्लानिंग के दौरान हमको इसका पता करने लेना रहता है। अपने माइन बाउंड्री में डिफरेंट प्लेसेस पर बोर होल करके, बोर होल का सैंपल से हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर आपको दिया हुआ है, इन ए माइन बाउंड्री, एक माइन बाउंड्री है जिसका एवरेज डेप्थ ऑफ कोल सीम 50 मीटर है, थिकनेस ऑफ कोल सीम 10 मीटर है, एवरेज लेंथ ऑफ माइन बाउंड्री जो कि लीज कहला रही है वो 3 किलोमीटर है, एवरेज विड्थ ऑफ माइन बाउंड्री 2 किलोमीटर है। तो कैलकुलेट द स्ट्रिपिंग रेशियो। तो यहां पर जो एक प्रश्न दी हुई है जिसमें स्ट्रिपिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है, तो यहां पर पहले मैं आंसर बता देता हूं कि ये जो है वो बेंच प्लानिंग के लिए जो स्ट्रिपिंग रेशियो कैलकुलेट की जाती है वो बेंच प्लानिंग के लिए की जाती है। तो ये जो फिगर दी हुई है उससे आपको स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना है। 3 किलोमीटर लंबाई, 2 किलोमीटर चौड़ाई, 50 मीटर कवर, 10 मीटर कोल सीम का थिकनेस। तो यहां पर आप कैसे निकालिएगा स्ट्रिपिंग रेशियो, तो स्ट्रिपिंग रेशियो की फॉर्मूला दे रहा हूं फ्रेंड्स आपको। ओपन कास्ट MCL के 50% लगभग कहिए ओपन कास्ट है, 50% अंडरग्राउंड है। ओपन कास्ट की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, MCL की भी। तो यहां पर हम लोग जो है जो बात कर रहे हैं स्ट्रिपिंग रेशियो की, तो SR स्ट्रिपिंग रेशियो बराबर जो आपका लेंथ है, लेंथ LENGTH, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये हो गई वॉल्यूम किसका, OB का, ऑफ
ओबी, ओवरबर्डन, ओबी, ये हो गई ओवरबर्डन का वॉल्यूम जो आप निकालोगे। साथ में दिया हुआ है क्या चीज, अपान में हम लोग करते हैं क्या चीज, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ऑफ कोल इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ कोल। तो यहां पर आप लेंथ दिख रहा है 3 किलोमीटर, मतलब कि 3000 मीटर, इंटू विड्थ दिख रहा है 2000 मीटर, इंटू हाइट दिख रहा है 50 मीटर। ये हो गई ओबी की वॉल्यूम जो आप टोटल निकालोगे अपने माइंड बाउंड्री में। साथ ही लेंथ दिया हुआ है, अगर जो लेंथ सरफेस में है वो एक्सपोज हो जाने के बाद, यानी जो ओबी है उसको रिमूव कर लेने के बाद जो हमारी कोयला निकल दिखेगी एक्सपोजर का, उसका भी लेंथ जो होगी 3000 मीटर होगी, इंटू 2000 उसका विड्थ होगी, इंटू 10 मीटर जो है उसका क्या होगा, थिकनेस दिया हुआ है प्रश्न में, और 1.5 जो है अपन कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये डेंसिटी रखेंगे। कोल सीम का, कोयले का डेंसिटी 1.3, 1.4, 1.5 होती है, उसको हम लोग 1.5 रख रहे हैं कैलकुलेशन पर्पस से। यहां देख रहे हैं कि ये जो लेंथ और विड्थ है वो कट जा रही है, ऊपर में 50 बच रहा है और नीचे में 10 का 1.5 से गुना करेंगे तो 15 बचेगा। इसको काटिएगा तो 15 तिया 45 और फिर 15 तिया 45 मतलब 3.3 आ रही है। तो ये हो गई 1 रेशियो, स्ट्रिपिंग रेशियो जो आया आपका 1 रेशियो 3.3 आया, यानी कि 3.3 क्यूबिक मीटर ओबी रिमूव करने पर 1 टन कोल प्रोड्यूस्ड होगा। 1 टन कोल प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये आपकी जो है स्ट्रिपिंग रेशियो निकाली। अब यहां पर हम लोग बेंच प्लानिंग कैसे करते हैं। बेंच प्लानिंग जो रहती है वो कितनी मीटर की बेंच बननी है, उसके लिए हम लोग जो देखेंगे आने वाली है क्वेश्चन, जिसमें हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि बेंच प्लानिंग कैसे करनी है, कितनी हाइट की रखनी है और कितनी चौड़ाई की रखनी है। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूं जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका चर्चा करते हुए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। हमको लगता है स्पष्ट विजिबिलिटी दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखिए, सब ग्रेड ड्रिलिंग इज नेसेसरी फॉर ब्रेकिंग। ये जो सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या होती है पहले इसको समझ लीजिए, मतलब प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझ लीजिए। सब ग्रेड ड्रिलिंग आवश्यक होती है क्या, ब्रेक करने के लिए। तो सब ग्रेड ड्रिलिंग होती क्या है, ड्रिलिंग क्या होती है, ड्रिलिंग जो आप शॉर्ट होल यानी बेंच को ब्लास्ट करने के लिए जो होल तैयार करते हो उसी को हम लोग या फिर अंडरग्राउंड माइन में, तो अंडरग्राउंड माइन में सब ग्रेड ड्रिलिंग तो नहीं होती है, लेकिन हम लोगों को जो ओपन कास्ट माइन का बेंच को ब्लास्ट करना रहता है तो टो न छूटे, टो यानी आपके पैर का अंगूठा होता है, उसी तरह से जो बेंच आप ब्लास्ट करने वाले हैं उसका टो यानी कि बॉटम पोर्शन छूट न जाए, उथला हुआ जब एक्सपोज होगी सॉवेल से, एक्सकवेटर से रिमूव करने के बाद, तो जो पोर्शन आपको दिखाई देगा उथला हुआ न रहे, सेलो टाइप का न बने, उसी को बोलते हैं टो। तो टो न छूटे इसलिए हम लोग जो है सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। और सब ग्रेड ड्रिलिंग जो बेंच हाइट होती है उसका हम लोग लगभग 5% डेप्थ इंक्रीज करके करते हैं ताकि जो है टो न छूटे। और ये डिपेंड करती है सब ग्रेड ड्रिलिंग की जो डेप्थ है वो वहां का हार्डनेस, जो रॉक का हार्डनेस है उसके ऊपर डिपेंड करती है फ्रेंड्स। तो आप ये सी नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं सब ग्रेड ड्रिलिंग के संबंध में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, क्या कह रहा है, डिगिंग कैपेसिटी इज डिटरमाइंड फॉर। जो डिगिंग कैपेसिटी होती है
उसको हम किस चीज के लिए डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बताने वाला हूं कि डिगिंग कैपेसिटी होती क्या है। तो इसके ऑप्शन आने के पहले जो आपको मैं दिखाया था, फिर से मैं दिखा दे रहा हूं कि डिगिंग कैपेसिटी जनरली एक्सकेवेटर की रहती है, यानी कि एक्सकेवेटर का जो बूम लेंथ होता है, बूम लेंथ में 3 पार्ट एड रहते हैं, 3 भाग एड रहते हैं। देखिए मेरी ये हाथ की जो पोर्शन, जो मेरी वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करते होंगे वो जान गए होंगे, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि ये जो यहां से यहां तक का पोर्शन जो दिख रहा है वो बूम कहलाता है, और ये वाला जो पोर्शन है वो आर्म कहलाता है, और ये वाला पोर्शन जो है बकेट कहलाता है, और ये वाला पोर्शन जो है टीथ कहलाता है। तो ये 3 सेगमेंट, बूम, आर्म और ये बकेट, इन तीनों की लेंथ जो है वो डिगिंग कैपेसिटी कहलाती है। और एक डिगिंग कैपेसिटी के थ्रू ही हम लोग प्लानिंग करते हैं बेंच का। तो इस तरीके से हम लोग एक्सकेवेटर की डिगिंग कैपेसिटी की चर्चा करते हैं। और ये जो डिगिंग कैपेसिटी है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि डिगिंग कैपेसिटी इज डिटरमाइंड फॉर डैश डैश, यानी कि किस चीज के लिए डिगिंग कैपेसिटी डिटरमाइन की जाती है। ऑप्शन ए एक्सकेवेटर, ऑप्शन बी डंपर्स, ऑप्शन सी ड्रिल्स, ऑप्शन डी डोजर, ऑप्शन ई रिपर्स। तो आपको ये पता चल गया होगा, मैं आपको दिखा दिया हूं कि एक्सकेवेटर, ऑप्शन ए को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो मैं इसके संबंध में लिखा भी हूं, एक्सकेवेटर्स लाइक शॉवेल एटसेट्रा एट विच मैक्सिमम डेप्थ द एक्सकेवेटर एक्सकेवेट द ओबी और कोल दैट इज नोन एज द डिगिंग कैपेसिटी ऑफ एक्सकेवेटर। मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम वाले, एक्सकेवेटर का डिगिंग कैपेसिटी से तात्पर्य है ऐसा अधिकतम गहराई, एक्सकेवेटर का ऐसा अधिकतम गहराई जो ओबी या कोल को एक्सकेवेट कर सके, वही कहलाता है डिगिंग कैपेसिटी ऑफ द एक्सकेवेटर। एज पर स्टैट्यूट द बेंच हाइट शुड नॉट एक्सीड द डिगिंग कैपेसिटी ऑफ द एक्सकेवेटर। कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 106 का सब रेगुलेशन नंबर 5 के तहत यह लाइन लिखी हुई है फ्रेंड्स कि As per the statute, the bench height should not exceed the digging capacity of the excavator. तो आप इसको याद रखिएगा, जो प्लानिंग के दौरान, बेंच प्लानिंग के दौरान ही इसकी यूज होती है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है, who will frame and enforce standing orders of the safe use of explosive, and a copy of the same shall be submitted to the regional inspector to use 2 types of explosive in any short hole. फ्रेंड्स, तो ये जो प्रश्न है या इसके आगे की जो प्रश्न है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। 23 मिनट की समय पूरी होने वाली है, तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के पास शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से